नहीं है भारत में। बात सही है क्या सर? इस ग्राफ को यहाँ छोड़ते हुए एक छोटे से ग्राफ पे पुनः आपकी नजर ले जाते हैं। 19वीं शताब्दी भारत में नौकरी का जमाना था सर। 20वीं शताब्दी भारत में व्यापार का जमाना था। आज 21वीं शताब्दी है, आज भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग का जमाना है। युग परिवर्तित हमेशा से होता आया है और परिवर्तन प्रकृति का नेचर है। समय दिन प्रतिदिन बदलते हैं सर। अगर आज हम बात करें इन तीनों शताब्दियों की, तो एक जमाना था लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके हमारे भारत में नौकरी दी गई थी। बात सही है क्या सर? आज उसी नौकरी को पाने के लिए बीटेक एमटेक करने के बाद, आईआईटी पॉलिटेक्निक करने के बाद, पीएचडी एमफिल करने के बाद लोगों के पास 15,000 का रोजगार नहीं है। आज बात समझना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी भारत में व्यापार का जमाना था। टाटा, बिरला, मित्तल, डालमिया, अंबानी परिवार के लोग व्यापार की दुनिया में शुरुआती समय में आए और आज वो आसमान के चमकते सितारे थे। यदि आज 2, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की पूंजी लगा करके हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारे जीविकोपार्जन का रास्ता है सर, वो हमारा व्यापार नहीं है। व्यापार का मतलब हम लोगों को रोजगार दे पाए। और आज व्यापार की स्थिति बिल्कुल कंपटीशन की हो गई है। हम आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, नजर उठा के देख लें। आज 21वीं शताब्दी है सर। अमेजॉन को आज के 5 साल पहले शायद लोग जानते थे। बात सही है क्या? गिने चुने लोग जानते थे सर, लेकिन आज पूरा विश्व उसको जान रहा है। बिल गेट्स तक को पीछे छोड़ दिया। कारण मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज हमें समझना होगा। एक छोटा सा ग्राफ की ओर पुनः नजर ले जाएंगे। एक व्यक्ति है 50 वर्ष की उम्र में, एक व्यक्ति है 18 वर्ष की उम्र में। इन दोनों व्यक्ति से एक प्रश्न किया जाए कि भैया तुम्हें 10 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करनी है, वही सेम प्रश्न इस व्यक्ति से कहा जाए, आंसर आपकी आत्मा खुद देगी सर कि समय अवधि में वो दूरी कौन सा पूरा कर पाएगा, 18 वाला या 50 वाला? ये 50 वाला क्यों नहीं पूरा कर पाएगा सर? ये भी तो आदमी है। ये समय बिता चुका है सर। जिस वेग में 18 साल वाला दौड़ेगा उस वेग में 50 साल वाला नहीं दौड़ेगा। दौड़ने को तो दौड़ेगा, लेकिन शायद समय अवधि में वो दूरी तय कर पाना इस 50 साल वाले के बस की बात नहीं होगी। इस समय दौर कौन सा चल रहा है सर? 21वीं सदी का। और हम काम कौन सा ढूंढने जा रहे हैं? 19वीं सदी का। विचार करें सर, हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? इस समय दौर 21वीं सदी का चल रहा है। छोटा मोटा पूंजी लगा करके हम व्यापार की दुनिया में उतरते हैं और सोचते हैं कि हम संपन्न हैं। विचार करें सर। पुनः हम आते हैं इस अपने ग्राफ पे। इससे हमें समझना होगा, रिलेट करना होगा। आज फिर भी हम तात्कालिक जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, फिर भी तो हम जी रहे हैं ना सर। कहीं ना कहीं काम तो हम कर रहे हैं। काम करने के बाद हम कहीं ना कहीं पैसे तो कमा रहे हैं। इस पैसे को कमाने के बाद हर वो व्यक्ति सर इस पैसे का खर्च भी करता है। बात सही है क्या सर? जी सर। अगर ये पैसे खर्च न किए गए होते तो शायद पैसे से इतनी बड़ी बड़ी कोठरियां हर किसी के घर पे भरी हुई मिलती। किसी के घर पे भरी हैं क्या सर? क्योंकि दादाजी भी पैसे कमाए थे, पिताजी भी पैसे कमाए थे, हम आप भी पैसे कमाने के ही पीछे भाग रहे हैं। यानी पैसा खर्च करना हमारी आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। कपड़ा फटेगा तो इसको खरीदना है, घर में नमक घटेगा तो उसको बाजार से लाना है। यानी पैसा, हम आप इस पैसे को खर्च करने के लिए जाते कहाँ हैं सर? किसी न किसी बाजार में। हम भारत के बाजार की एक रूपरेखा आपके बीच में रख रहे हैं सर। इस बाजार में हम आप जब भी किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो इस बाजार में हम होते कौन है सर? ग्राहक। एक ग्राहक। एक ग्राहक किसी भी सामान को लेने के लिए इस बाजार में किसी रिटेलर के पास जाता है। ये रिटेलर अपने घर तो सामान नहीं बनाता ना सर। वो सामान अपनी सी बड़ी जगह होलसेलर के पास से लाता है। सामान होलसेलर भी नहीं बनाता। ये सामान अपनी सी बड़ी जगह डीलर के पास से लाता है। सामान डीलर भी नहीं बनाता। ये अपनी सी बड़ी जगह सामान एजेंसी से लाता है। और एजेंसी सामान कहां से लाती है? किसी कंपनी से। विचार करें सर, आज कंपनी किसी भी सामान को जब बनाती है तो क्या किसी ग्राहक के घर बताने आती है क्या? नहीं सर। वो एक नामी व्यक्ति को पकड़ती है सर, जिस व्यक्ति से वो प्रचार कराती है। जरा विचार करें, क्या ये प्रचार फ्री में करते होंगे? नहीं। आज यदि कंपनी किसी भी सामान को 50 रुपए लागत में बनाती है तो क्या वो सामान 50 में हमें आपको मिलता है? वो हमारे आपके पास आते आते सामान 100 या इससे एबव हो जाता है। यदि ये 50 का बना सामान हमें 50 में मिल जाता तो शायद हमारे 50 बच जाते। बात को समझना होगा सर। यानी एक व्यक्ति पूरे अपने जीवन का 50 वर्ष यदि पैसा कमाने के पीछे भागता है
तो उसमें से वो 25 साल की कमाई किसी और के लिए कमाता है सर। बात क्लियर हो रही है? ये जो भारत में बाजार की व्यवस्था है सर, ये आज की नहीं है। आज के 500 साल पहले सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई बाजार की रूपरेखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, हम आप इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं। वो कंपनी आई तो भारत की रूपरेखा देखी कि यार भारत के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, अगर भारत के 20% लोगों को एक साथ मिला लिया जाएगा तो 80% हमारे पीछे पीछे आएगा। आज वही चीज हमारे आपके बीच में नहीं सर, दुनिया के तमाम देशों में आज ये बाजार की रूपरेखा है। और जो जो देश आज इस बाजार के ऊपर टिके रहे, आज तक वो देश विकास नहीं कर पाए। बात को समझना होगा सर, ये किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, आज ये अंतरराष्ट्रीय समस्या थी। जिन जिन देशों को समझ में आती गई बात, वो चीजें अपने यहाँ लागू करते गए अपने स्तर पे। भारत को आज समझ में आई है, आज लागू कर रही है। यदि बात को समझना होगा सर, ये ऐसा कारण कहां से हुआ कि भारत आज तक विकास नहीं कर पाया, तो बाजार का कारण क्या रहा? जरा विचार करें। इस बाजार में हम आप सब दिन सामान खरीदें, क्या कभी किसी सामान के खरीद का 100% पक्का बिल हमें मिला? यदि पक्का बिल नहीं मिला सर, तो इसका मतलब टैक्स जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा पाया। जिस समय हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था, लोग बताते हैं कि हमारे भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। आज हमारे भारत का 73 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर है। विचार करें सर, हम 73 गुना पीछे गए हैं। आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में है सर। उसका जिम्मेदार हम आप एक एक व्यक्ति हैं 138 करोड़ में से। हम यदि इस बाजार में जो भी चीजें आज हमें उपलब्ध मिल रही है, वो चीज अब हमें डायरेक्ट सेलिंग के जरिए मिल रही है, और वो हमें कैसे मिलेगी उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे सामान बनाने का काम एक कंपनी करती थी सर, उसी तरीके से सामान बनाने का काम यहाँ भी कंपनी कर रही है। सामान यूज करने का काम जैसे यहाँ ग्राहक करता था, वैसे यहाँ भी ग्राहक कर रहा है। कंपनी हर एक नजदीक बाजार में एक दुकान दे दी है, पीयूसी डिलीवरी सेंटर, जहां से हमें सामान उपलब्ध मिलते हैं। यहाँ भी सामान 50 का बनता है, हमें आपको 100 में लेना पड़ता है। इस कंपनी से इस दुकान तक पहुंचाने का 5% ट्रेवलिंग चार्ज है। 50 लागत और 5 ट्रेवलिंग कितना हुआ सर? 55। इस 100 से हम 55 को घटाते हैं तो हमारा 45 बचता है। इस 45 के यहाँ बीच में लेने वाला कोई नहीं है सर। जब बीच में कोई नहीं है तो 45 आपका सीधे आपको वापस कर रही है। जरा एक नजर पुनः इस बाजार पे ले जाएंगे। आज इस बाजार में हमें नकली सामान भी मिलता है क्या सर? आज इस बाजार में 3 ग्रेड का सामान उपलब्ध है सर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 पे किसी भी व्यापारी को 5 से 7% का मुनाफा होता है। ग्रेड बी पे किसी भी व्यापारी को 10 से 12% का मुनाफा होता है। ग्रेड सी पे किसी भी व्यापारी को 15 से 20% का मुनाफा होता है। विचार करें, कोई भी व्यापारी ज्यादा से ज्यादा वह सामान सेल करेगा जिसपे उसको मुनाफा ज्यादा होगा। यानी हम पैसे ओरिजिनल का देते हैं सर, और बदले में क्या पाते हैं? डुप्लीकेट सामान। हम भारत के लोगों की उम्र सर 100 वर्ष निर्धारित थी कल के डेट में। नजर उठा के अपने अड़ोस पड़ोस, अपने गली मोहल्ले में देखना सर, क्या 100 साल का कोई आदमी आपको आज दिखेगा? WHO के आंकड़े के मुताबिक हमारी आपकी उम्र सर 60 वर्ष निर्धारित हो गई। विचार करें, हम आप अपने जिंदगी का 40 साल कहां खो दिए। यदि आज हम नहीं संभल पाए सर, तो हम आप तो अभी 60 साल की उम्र जीने के ऊपर हैं। हम आप जिस नई जनरेशन को पैदा करेंगे सर, वो 40 साल भारत में जिएगी। विचार करना है, WHO के आंकड़े के मुताबिक, KPMG की रिपोर्टों के मुताबिक, आज सारे डाटे आपके बीच में हैं, हम माने या ना माने। 2023 तक आप हमारा भारत 87% बीमारियों के चपेट में होगा सर। कोई परिवार बचा होगा, कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिस परिवार में हार्ट, डायबिटीज, गठिया, बतास, घुटने, गैस जैसी बीमारियां न पनप रही हो। नजर उठा के देखिएगा, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा सोच, सबसे बड़ा विजन है सर। 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ एक कंपनी काम कर रही है भारत में। पहला सोच है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा सोच है स्वावलंबन, तीसरा सोच है नए भारत का निर्माण। हम अपने नए भारत के निर्माण में अपने एक कदम का योगदान दें, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एक बात आपसे कही थी कि इस दुनिया में हम जन्म लिए हैं तो 3 प्रमुख ऋण से हम दबे हुए हैं। पहला ऋण हमारे ऊपर परिवार का, दूसरा ऋण हमारे ऊपर समाज का, तीसरा ऋण हमारे ऊपर राष्ट्र का। ये तीनों चीजें यहां से पूर्ति हो रही हैं, आपकी नजर ले जाएंगे। आज यदि हम परिवार में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं सर,
यहाँ बीच में कोई है ही नहीं है, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता यह मिली कि यहाँ 100% शुद्ध सामान मिला। बातें क्लियर हो रही हैं सर? आज यह परिवार का ऋण हमारे आप में खत्म हो रहा है। हर गार्जियन, हर परिवार यह सोचता है कि भगवान 10 रुपए की इनकम कम कर देना, लेकिन किसी बीमारी के चपेट में मुझे मत करना। आज वो चीज यहां से पूरी हो रही है सर, शुद्ध सामान हम घर में ला रहे हैं। दूसरी चीज, यदि अपने किसी सगे संबंधी को मैं बता दिया तो इससे बड़ी समाज सेवा और कुछ भी नहीं रही। तीसरी चीज, यहां से जो भी सामान आप खरीदेंगे सर, पक्के बिल के साथ खरीदेंगे। अपने राष्ट्र के हित में अपने एक कदम का हम योगदान दे रहे हैं। आज हमें ये 45% हमें वापस लेने के लिए करना क्या होगा सर, उस विषय पे हम बात करेंगे सीधे। ये 45% हमें लेने के लिए मात्र एक छोटा सा काम करना होता है। वो काम नहीं है सर, जिस काम को हम आप पहले से करते चले आ रहे हैं, बस वही करना है। फर्क क्या है, ग्राहक तो हम इस बाजार में भी हैं, ग्राहक हमें यहाँ भी रहना है, लेकिन यहाँ हमें रजिस्टर्ड ग्राहक होना है। रजिस्टर्ड ग्राहक होने के लिए हमें अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, अपनी एक फोटो, अपने नॉमिनी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, इतनी चीजें हम देते हैं तो कंपनी यहां से सामान खरीदने की पावर ऑफ अथॉरिटी हमें देती है। यहां से जो भी हम सामान खरीदते हैं, माना मेरे घर में 2000 रुपए महीने का खर्चा है, आज 10,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति साहब जी अपने घर की दाल रोटी बहुत अच्छी नहीं चला पा रहा है, विचार करिए। इससे यह साबित होता है कि हर परिवार का खर्चा ज्यादा है। यदि हम यहाँ से सामान खरीदते मात्र हैं तो हमें लाभ क्या हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। पहला लाभ यहाँ से यह मिला कि हमें 100% शुद्ध सामान मिला। दूसरा लाभ हमें यह मिला कि पक्के बिल के साथ हमें अपनी खरीद मिली। तीसरा लाभ हमें यह मिला सर कि खरीदे गए सामान का 10 से 20% तुरंत हाथों हाथ छूट मिला। 2000 का एफएमसीजी घरेलू उत्पाद की जो चीजें आपके नजर के सामने यहाँ दिख रही हैं, इस किसी भी सामान को आप खरीदते हैं सर तो 10% से 20% आपको हाथों हाथ छूट मिल जाते हैं। यानी 20% के रेशियो में 400 रुपए की आपकी बचत हुई सर। 2000 रुपए का आपने सामान खरीदा, पैसे आपको 1600 देने पड़े। विचार करिए कैसा लगेगा। आज तक के मार्केट में ऐसा कभी कहीं नहीं है। अगला लाभ आपके बीच में रख रहे हैं, ये खरीदे गए सामान के एक निश्चित बिजनेस वैल्यू होती है, जिसका 10% से 32% आपको कमीशन के रूप में रिटर्न कर देती है कंपनी। इस 2000 के सामान को आप खरीदे हैं, हर सामान की अलग अलग कॉस्ट लागत होती है सर, तो अलग अलग उसकी बिजनेस वैल्यू होती है। किसी पे 50%, किसी पे 60%, किसी पे 75%। यदि औसत में हम 60% पकड़े तो इस 2000 का 60% 1200 हुआ। इस 1200 का यदि हम 10% भी निकालें तो 120 रुपए हुआ। ये बैंक अकाउंट इसीलिए लिया गया कि आपका 120 रुपए आपके खाते में चला जाए, जो आज तक कभी नहीं हुआ सर। दादाजी भी किसी दुकान से सामान खरीदे थे, पिताजी भी खरीदे थे, हम आप भी इस उम्र तक खरीदते चले आए, क्या कभी 1 रुपए आया था क्या? अगर वही सामान यहाँ से खरीद रहे, छोटी सी बचत आ रही, तो बताइए अच्छाई है या बुराई है? अच्छाई। बात को समझना होगा सर। एक अगर हम इस तरीके से मात्र अपने जरूरत के सामान खरीदते रहे, यह टीम वर्क की चीज है सर। आज यहाँ 90% काम आपकी अपलाइन करता है, 10% यहाँ काम आपका डाउनलाइन करता है। अपलाइन मीन्स आपके पहले आने वाला व्यक्ति, डाउनलाइन मीन्स आपके बाद आने वाला व्यक्ति। हर किसी को अपना अपना लाभ मिलता है सर। यहाँ किसी को 10% मिलता है, किसी को 12% मिलता है, किसी को 14 मिलता है, किसी को 16.5 मिलता है। इस तरीके से एक दिन आप 32% पे होते हैं। जिस दिन आप 32% पे होते हैं, उस दिन इसी 1200 का 32% आप निकालेंगे तो लगभग 384 रुपए होगा। विचार करिए, ये 400 रुपए हाथों हाथ छूट मिले, लगभग 400 रुपए आपके खाते में गया, यानी 800 रुपए। इस 800 रुपए में 12 माह का गुणांक कर लो सर, ये लगभग 10,000 रुपए की बचत आपके बीच में जाती है। एक आम आदमी अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग करा सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है सर, आपके एक छोटे से संदेश की वजह से। बात को समझना सर, जैसे ही आप 32% पे पहुंचते हैं, कंपनी आपको 8% रॉयल्टी बोनस देती है। ये रॉयल्टी आज तक दुनिया में मात्र 3 लोगों को मिलती है सर। इस दुनिया में 2 प्रकार की इनकम करने वाले लोग हैं, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वह इनकम होती है सर जिस किसी काम को हम एक बार कर दें और उस काम की इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आती रहे, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। आज भारत के 2% लोग पैसिव इनकम में हैं, 98% लोग एक्टिव इनकम में हैं।
विचार करिए सर, हमें 98% में जाना है या 2% में? भारत के एक एक व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर के आई है सर। यहाँ किसी योग्यता, किसी जाति, लिंग, भाषा की समय सीमा नहीं है। हम जिस किसी भी हाल में जैसे भी हैं, यदि यहाँ से हम रजिस्टर्ड ग्राहक बन गए तो यहाँ से हम रॉयल्टी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में है सर, जिनसे हम आपका मुखातिब कराएंगे, आपके बीच में उनको 10 मिनट के लिए लाएंगे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो दुनिया के किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकता है, लेकिन एक ना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कामयाब है तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस की ताकत तो है। आज एक 8% रॉयल्टी की अगर हम बात करें सर, तो आज तक दुनिया में मात्र 3 लोगों को मिलती आई अभी तक सुचारू रूप से। पहले नंबर पे होते हैं लेखक, दूसरे नंबर पे होते हैं सिंगर, तीसरे नंबर पे होते हैं वैज्ञानिक। ये दुनिया के वो 3 लोग हैं सर जो इस दुनिया में एक बार मानव रूप में आए, ऐसा काम करके गए कि आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके नाम से उनके परिवार को इनकम जा रही है। अगर हम बात करें लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की, तो आज वो दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और पुस्तकों को हम आप पढ़े हैं, हम आपके बाद लोग पढ़ रहे हैं। जब तक लोग खरीद के पढ़ेंगे तब तक उनके घर रॉयल्टी जाएगी। विचार करें सर, हम अपने दादाजी को तो जानते हैं, लेकिन हमारे दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, कितने लोग यहाँ बैठे हुए साथियों में जानते हैं सर? यानी औसत में कह लिया जाए या तो एकदम ना कह लिया जाए। आज अगर मुंशी प्रेमचंद जी की बात करूं तो उनकी वंशज वंशावली जहां कहीं भी धरती पे होगी, आज उनके नाम से इनकम ले रही होगी। जरा विचार करें, क्या वो कभी भूल पाएंगे? आज अगर हमारे दादाजी के जमाने में यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई होती सर, तो हम आप अपने दादाजी के दादाजी को भी याद किए होते। यदि आज हम अपने दादाजी के दादाजी को भूल गए हैं, तो दुनिया में हम भी मानव रूप में है, एक दिन किसी के दादाजी होंगे। यानी अगर हम भूल गए हैं तो दुनिया हमें भी भूल जाएगी। आज हमें समझना होगा सर, मानव रूप में फिर दोबारा इस धरती पे आना बिल्कुल नामुमकिन है सर। यदि गलती से हम आ गए हैं मानव रूप में, तो कुछ ऐसा बना के जाएं कि ये धरती जब तक रहे, हमारी वंशज वंशावली जब तक रहे, तब तक हमारा फोटो किसी दीवार पे हो और हमारी वंशज वंशावली हमें फोटो पे माला फूल चढ़ाती है। अपने लिए सिर्फ इतना छोटा सा करना सर, शायद यह रजिस्टर्ड ग्राहक बनना इतना कठिन नहीं है कि हम आप नहीं बन सकते। बन सकते हैं। यदि आप बन सकते हैं सर, तो यह बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो अभी तक आपकी उम्मीदें नहीं थी। यह सामान्य बिजनेस नहीं है सर, यह परमात्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। इसे हम आप प्रसाद समझ के ग्रहण करें। ये 8% रॉयल्टी के बाद कंपनी 5% टेक्निकल बोनस देती है। ये 32, 8, 40 और ये 5 45% देने का वादा की 45% हमें दे रही है। ये तो रहे आरसीएम बिजनेस के अभी तक के मुख्य प्लान सर, लेकिन हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे आपके अकॉर्डिंग ये भारत के एक एक व्यक्ति को करना क्यों जरूरी होगा, उस विषय पे हम प्रकाश डालेंगे आपके बीच में। आज अगर हम बात करें सर कुछ बीते हुए कल के, तो उस पर आप अपनी नजर ले जाएं। 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपए महीने इनकम करता था सर, भारत में बड़ी खुशहाल की जिंदगी जिया था। 20 साल बाद 1960 आया, ये व्यक्ति अपनी आय में 10 गुना बढ़ोतरी कर ली, 100 रुपए कमाने लगा, फिर भी बड़े मजे में जिंदगी को जिया था। 20 साल बाद 1980 आया, ये व्यक्ति अपनी आय में 10 गुना वृद्धि कर ली, 1000 कमाने लगा, फिर भी आज की अपेक्षा कल का जीवन उसका अच्छा था। 20 साल बाद हमारे बीच में सन 2000 आया, ये व्यक्ति अपनी आय में 10 गुना वृद्धि करके 10,000 इनकम कर ली सर, लेकिन हर कदम पे ठोकरें खाना शुरू कर दिया। 20 साल बाद सन 2020 हमारे आपके बीच में जस्ट 2 मंथ पहले अभी बीता है सर, इसका 10 गुना कर लें। कितने ऐसे व्यक्ति हैं सर जो आज के डेट में 1 लाख रुपए महीने इनकम हम कर रहे हैं। यदि आज के डेट में 1 लाख रुपए महीने की इनकम हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब इस महंगाई से लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। क्योंकि अपनी खुद की नजरें तो अपने को पहचानती हैं ना सर, हम अंदर फटी बनियान पहने या नहीं पहने हैं, अपनी खुद की नजरें तो इसको देख रही है, स्वीकारेगी। आज हमें समझना होगा सर, अगर ये रेशियो यहां रहा तो 20 साल बाद यदि परमात्मा नेचुरल मौत देगा तो बैठा हुआ हर शख्स 20 साल अभी हम आप जिएंगे सर। 20 साल बाद क्या होगा विचार करिए, आज का 10 गुना। ऐसा कौन सा रास्ता हमारे आपके पास है कि 10 लाख रुपए महीने की हम अर्निंग करें? आज हमें समझ में आएगा या न आए, इस नेटवर्क की भाषा को समझना होगा सर।
अगर आज हम समझ लिए तो ये मेरी इच्छा, 5 साल बाद अगर समझे तो ये मेरी मजबूरी होगी। एक जमाना था, लोगों को मैंने अभी ग्राफ दिया आपको 19वीं शताब्दी का, जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नौकरियां दी गई थी। आज लोगों को हमारे जैसे एक लोग नहीं सर, पूरे भारत में 3 करोड़ लोग आज हैं, डोर टू डोर, घर घर जा करके अभी इस संदेश को दे रहे हैं कि भैया ज्वाइन कर लेना, यहां से डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदने खाने का काम कर लेना। अप्रैल 2021 से नई शिक्षा प्रणाली, नई नीति आ चुकी है सर। छोटे छोटे बच्चों को इकोनॉमिकल सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग विषय बन के आ चुका, पढ़ना पड़ेगा। जब लोग हिंदी, गणित, भूगोल, संस्कृत पढ़े तो नौकरी ढूंढने गए, आज भारत से नौकरी समाप्ति की ओर है। 2025 तक भारत की लगभग नौकरियां बचेंगी सर, नहीं तो निजीकरण होने जा रही है। विचार करिए, बातें कहीं से 1% गलत होगी तो डिस्कशन करना सर, उस पर आपसे बात करेंगे साक्ष्य के साथ। बात आज हमें समझना होगा। आज इस नेटवर्क की भाषा अच्छे भले पूंजीपतियों को समझ में आ गई सर। बाटा जैसी कंपनी पूरे भारत में अपना शोरूम लगा दिया। गूगल पे सर्च करें, भारत की एक भी जगह नहीं बची जहां बाटा अपनी शोरूम न डाला हो। जियो जैसी कंपनी पूरे भारत में 240 करोड़ की पूंजी लगा करके अपना नेटवर्क दौड़ा दिया सर। यहाँ पे आज मुकेश अंबानी है, इस तरीके से उसका नेटवर्क है। जरा विचार करें, जिस दिन वो दुनिया छोड़ के जाएगा, क्या लोग जियो चलाना छोड़ देंगे क्या? आज इनको नेटवर्क की ताकत का अंदाजा लगा। बड़े बड़े बैंकों को हम आप देख लें सर, कल हर शहर में बैंक की एक एक फ्रेंचाइजियां होती थी, एक एक शाखाएं होती थी, आज गांव गांव में ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए गए। आज हम रिलायंस को देख लें सर, हर बड़े महानगरों में रिलायंस की अपनी खुद की मॉल है, जहां सब्जी तक बेची जा रही है। जो चीजें कल फुटपाथ पे बिकती थी, आज वो चीजें शोरूम में बेची जा रही है। विचार करिए, हमारे आपके लिए बचा क्या है? बात आपके बीच में रख रहा हूं सर। भारत में जब जब जिन जिन चीजों का विरोध हुआ है, तब तब वो चीजें इतिहास रची है। आज के 50 से 60 साल पहले किसी के घर के लड़कियों को पढ़ने की इजाजत हमारा आपका समाज नहीं दिया था। किसी के घर की लड़की अगर कोई गार्जियन पढ़ाना चाहा तो पड़ोस वाले व्यक्ति को तकलीफ होती थी, वो बोली बोलता था कि निके डीएम बनावे चाहते हो। आज अगर जिस घर की बहन बेटियां पढ़ी लिखी नहीं है साहब जी, तो उनका शादी करना दुर्लभ है। विचार करें, जो समाज कल पढ़ने के लिए मना किया था, आज वही समाज पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग किया। ऐसे ट्रेनर मिर्जापुर का नहीं सर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आपके तीनों जनपद का मैं स्काउटिंग से सामान्य योग्यता की बात करूं सर, तो मैं एमफिल हूं। स्काउटिंग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की योग्यता पीएचडी से बड़ी डिग्री सर पीएलटी की है। स्काउटिंग से प्रेसिडेंट अवार्डेड हूं। एमसीसीसी सर्टिफिकेट आरडीसी रिटर्न दिल्ली ए ग्रेड से हूं। लोग एक बार दो बार थक जाते हैं सर, कई बार थकने के बाद आज यहां हूं। आज भाषा समझ में आई परमात्मा की कि तूने अभी तक रोका क्यों था। आज तो आपके बीच में 2, 5, 10, 20 की बीच में बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो सर। 3 साल बाद आपको खुशी होगी एक चीज देख करके, किसी टीवी के बड़ी स्क्रीन पर आप पाओगे। ऐसे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एक प्रण कर चुका हूं। जितनी मेहनत उस समय एजुकेशन पीरियड में नहीं किया था, उससे ज्यादा मेहनत आज कर रहा हूं, क्योंकि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज अभी भारत में आज शुरुआत है। इस इंडस्ट्रीज का विद्यार्थी हूं। सामान्य एजुकेशन तो बड़ी थी, प्रोफेसर नहीं बन सका, लेकिन 3 साल बीतते बीतते इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का प्रोफेसर बन के रहूंगा। आज अगर बात करूं सर इस नेटवर्क की, तो आज हमें नेटवर्क को समझना होगा। जो जो कल विरोध किए, विरोध और किन चीजों का हुआ था उस पर नजर ले जाएंगे। आज के 35-40 साल पहले भारत में पगडंडी रोडें हुआ करती थी गांव की। गांव का किसान जब पक्की रोड बनने लगी तो डंडा लेके खड़ा हुआ कि रोड नहीं जाने देंगे। आज गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति के मन के अंदर पीड़ा है, काश एकाक बिस्वा जमीन किसी हाईवे पे होती तो कोई रोजी रोजगार खोल के बैठ जाते। कल विरोध किए थे, आज मजबूरी बन गई। आज के 30-35 साल पहले गांव में बिजली का सर्वे हो रहा था, गांव गांव में बिजली के तार बिछ रहे थे। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पे पोल नहीं करने दिया था कि कोई बच्चा चपेट में आएगा, किसी दिन कोई जानवर चपेट में आएगा। यार 2 घंटे के लिए अगर लाइट कट जाती है तो लोगों को लगता है बहुत कुछ नुकसान हो गया। आज के 17-18 साल पहले गैस सिलेंडर हमारे आपके बीच में आया तो हमारे ही घर की बहन बेटियों ने विरोध किया था कि गैस पे बने हुए भोजन को हम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कभी फट जाएगा तो हम मर जाएंगे। जरा विचार करें सर, औसत में कितने लोग बचे हैं जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है? लगभग लोगों के पास आज गैस बाटला पड़ा है। एक दिन शाम को अगर गलती से गैस सिलेंडर खत्म हो जाता होगा तो दूसरे दिन सुबह बहू साथ से लड़ाई कर लेती होगी कि गैस बाटला आएगा तो भोजन बनेगा। विचार करना सर, ये रहा परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ हम परिवर्तन करेंगे तब तो हम अपना विकास कर पाएंगे सर। यदि परिवर्तन के साथ अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपना विकास हम नहीं कर पाएंगे। आप उम्रदराज पर्सन है, शायद
आप अपने बचपन की योग्यता पटरी पे लिए होंगे। बाबूजी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, शायद आप प्राइमरी के एजुकेशन में पढ़ते जाते होंगे तो एक काठ की पटरी होती होगी जिस पे आप पढ़े थे। हम आपके जमाने में सर स्लेट और पेंसिल आ गई। विचार करना, आज हम आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कॉपी और पेन पे पढ़ा रहे थे। आज इस कोविड-19 के बाद जिस गार्जियन के पास एंड्रॉइड सेट मोबाइल नहीं है, उनके घर का बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है। सर विचार करना, यदि आज भी कोई गार्जियन कहे कि बेटा मैं तो पटरी पे पढ़ा था, तुझे भी पटरी पे पढ़ना होगा, तो जरा विचार करना उनका बच्चा कितने दिन पटरी पे पढ़ पाएगा और पढ़ करके कहां पहुंच पाएगा। यह एक डाइवर्जन है सर, उसके ऊपर सीधे बात करेंगे। बात धीरे धीरे हमारी समाप्ति की ओर हुई। आप लोगों ने पूरा अपना समय दिया। थोड़ी सी बात करते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। आज यूजीसी, यहाँ पढ़ा लिखा विद्वान समाज बैठा है सर, इसके लिए इस पे बात कर रहा हूं। आज पूरे भारत सरकार की पूरी शिक्षा प्रणाली चेंज करने की नीति बन चुकी है सर। ये क्यों? 2025 तक आंकड़ा जो दिया जा रहा है वो सारा सब कुछ सामने सत्य दिख रहा है। इसको आप लोगों की नजरें पहचान रही हो या न पहचान। अब सीधे सीधे यूजीसी के ऊपर भारत सरकार का शिकंजा है। भारत की शिक्षा प्रणाली में डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, विषय बनकर के आ चुका है जो पढ़ना पड़ेगा। आज लोग इतनी बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेकर के 15,000 रुपए महीने के रोजगार के लिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। पीएचडी करने के बाद लोग चपरासी की नौकरी खोज रहे हैं, विद्यालय में पानी पिलाने का वह भी नहीं मिल रहा है। आज अगर यह नहीं हो पाया भारत में, तो रियल में और चरम सीमा पे होगी। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते क्रम में आई है, वो बढ़ते क्रम में आगे जाएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो यहां से सारी चीजों का निपटारा कर सकती है। इसकी ताकत का अंदाजा इस सरकार को लग चुका है। इसलिए भारत की शिक्षा प्रणाली चेंज होने जा रही है। बातें धीरे धीरे हमारी समाप्ति की ओर हुई। कुछ बिंदु बचे हैं। ये बिजनेस हर व्यक्ति को करना तो जरूरी होगा, ये मेरी बात आपके बीच में रही। लेकिन दिमाग में लोगों की एक बात आती है सर कि ये महंगे प्रोडक्ट होते हैं कि सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं कि कैसे होते हैं। एक हमारे बीच में ऐसे शख्स बैठे हैं जो आज इस पूरी टीम, पूरे हॉल में जितने लोग हम बैठे हैं सर, वो हम आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के लीडरशिप, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में आज हम आप फल फूल रहे हैं। मैं तो पढ़ा लिखा था सर, वो अनपढ़ थे, आज उनको मैंने अपना गुरु मान लिया। वो मेरे आदर्श है, मेरे आइडियल हैं। हम एक बार जोरदार ताली चाहेंगे प्रेमचंद सिंह सर के लिए, जो आज जनपद मिर्जापुर के टेक्निकल अचीवर हैं। जनपद के डीएम के बराबर आज आपकी इनकम है सर। बात को समझना, डीएम के बराबर इनकम करने के लिए शायद हम आपको बड़ी सी बड़ी डीएम की तरह पढ़ाई पढ़नी होती है। बिजनेस 3 चीजें एक साथ देता है सर। उसकी बात को करते हुए सीधे समाप्त करूंगा बात को। समय, सुरक्षा, पैसा। जिस व्यक्ति के पास आज समय नहीं है सर, उस व्यक्ति के पास पैसे बहुत हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा एकदम नहीं है, उस व्यक्ति के पास पूरा का पूरा समय है। सुरक्षा की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है। आज अगर मैं उनकी बात करूं सर, तो उनसे अपने आप को रिलेट करिएगा। एक व्यक्ति है यहां एमबीबीएस कर रहा है, एक व्यक्ति है यहां आरसीएम कर रहा है। यदि एमबीबीएस वाला व्यक्ति 5 साल अथक परिश्रम करेगा तो जाकर के एमबीबीएस क्वालिफाई कर पाएगा। 16 से 18 घंटा मेहनत करके पढ़ेगा तो। बात सही है क्या सर? घर परिवार से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो। आज अगर एमबीबीएस हो भी जाता है तो कितनी इनकम होगी सर? लाख रुपए। अगर बात मैं यहां करूं सर, यदि 3 साल आज हम अपना समय अगर यहां लगा दिए, घंटे से 2 घंटे, यहां 16 से 18 घंटे, यहां घंटे से 2 घंटे, 3 साल। 3 साल में आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते हैं। और एक टेक्निकल अचीवर की इनकम 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। जरा विचार करिएगा सर। परमात्मा ना करें अगले दिन इस डॉक्टर की जिंदगी में घटना घटे और ये दुनिया छोड़ के चला जाए। जिस दिन ये दुनिया छोड़ के जाएगा, क्या उसके अगले दिन उसके बीवी बच्चे को 1 रुपए जाएगा क्या इनकम के रूप में? क्योंकि इसके पास जो पैसे जा रहे थे साहब जी, इनके हुनर से जा रहे थे। अगर ये दुनिया को छोड़ के गए तो इनका हुनर भी इनके साथ गया। यदि इनके बच्चे को अपने पापा के बराबर इनकम लेनी है तो शायद अपने पापा के प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर वही सेम चीज की बात यहाँ पे आज टेक्निकल अचीवर प्रेमचंद बिंद सर हैं, अगर बात मैं उनकी करूं, परमात्मा ना करे आज उनके जिंदगी के साथ कोई अनहोनी हो।
अगर कुछ हो भी जाती है तो विचार करना साथियों, आज वो यहां पे हैं, उनके नीचे इस तरीके से आज 3500 लोगों का नेटवर्क है। जरा विचार करिएगा, उनको दुनिया छोड़ के जाने के बाद 3500 लोगों के घर में नमक, हल्दी, धनिया, तेल, मसाला की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी। अगर उनके घर में नमक, हल्दी, धनिया, तेल, मसाला की जरूरत पड़ेगी सर, तो इनका इनकम जितना आज है उतना कल भी आता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि आज हमारे बीच में सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं है। सन 2002 में इस बिजनेस में आए थे। सन 2005 में मात्र 39 साल की उम्र थी, एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ के चले गए थे। जब वो थे तो 50 से 60 हजार रुपए, लाख रुपए महीने की इनकम थी। आज वो नहीं है दुनिया में, 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम आज उनके नॉमिनी को जाता है सर। विचार करना, ये आज वो ताकत है कि एक एक व्यक्ति अगर मात्र, ये ट्रेन जा रही है सर, एक ट्रेन है, इस ट्रेन में आप ड्राइवर अगर नहीं बन पा रहे हो सर तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में पैसेंजर बन के तो बैठ सकते हो सर। पैसेंजर बन के भी अगर बैठ जाओगे तो भी ये ट्रेन पहुंचेगी, आप पहुंचोगे। अगर प्रेमचंद अनपढ़ आदमी अगर वहां पहुंच सकते हैं तो इनसे हम आप वजन है। विचार करना, हम आपके पास पेन चलाने की ताकत है, 2 शब्द शुद्ध बोलने की क्षमता है। आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करेंगे महागुरु प्रेमचंद बिन सर को, ग्रेट वेट क्वालिटी के साथ आप लोगों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, जय आर सी एम।